हुआ है, यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल आपके पेपर में अभी आएंगे भी लेखपाल में, और आपका लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सवाल आपके हम करवा रहे हैं। 26 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा इक्वेशन टाइप का A1 B1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है चलिए हम बता देते हैं। ये देखिए रैखिक समीकरण एक ये और एक हमारा ये है ना। तो जब दो रैखिक समीकरण होते हैं ना तो A1x लिखते हैं और प्लस का B1y और प्लस का C1 बराबर 0, और ये दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है इसको मान लेंगे A2x है और प्लस का B2y है और प्लस का C2 है बराबर आपका 0। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आपके इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, और जब कोई हल नहीं होता है इसके लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। ठीक है ना, कोई अगर हल नहीं होता है तो ये होता है इसके बराबर जो C1 अपान C2 आपका होता है वो आपका बराबर में नहीं होता है। C1 अपान जो C2 होता है वो आपका इसके बराबर नहीं होगा। तो हमें सिर्फ A1 और B1 से ही लेना देना है, A1 अपान A2 और B1 अपान B2। A1 क्या होता है, A1 x का गुणांक होता है, अब B1 जो आपका है y का गुणांक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा, 4 आएगा, इसका गुणांक x का लेंगे A1 और इसका लेंगे x का 6 आएगा 4/6। और यहाँ पर अगर हम B1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का k। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो -4k बराबर आपका आएगा 6×3=18, तो k बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4.5, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 27 नंबर है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या बताइए जो 4, 2 और 6 से क्या है पूर्णतया विभाज्य हो, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें 1000 से बड़ी संख्या बतानी है, और ऑप्शन भी हमारे सारे के सारे ऑप्शन 1000 से बड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहले 2 4 6 से विभाज्य का मतलब हम एक नंबर पता कर लेते हैं जो ऐसी संख्या 2 4 6 से विभाज्य हो। तो 2 4 6 का मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 2 4 6 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 12। ठीक है ना, एलसीएम 12 आ गया। अब ये 12 यानी वो संख्या का क्यूब पूछा गया, मतलब 1000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 1000 से बड़ी संख्या जो भी हमारी होगी ना 12 के मल्टीपल पे होगी, 12 24 36 इस तरीके से 12 के मल्टीपल पे नंबर हमारे होंगे, है ना। तो यहां पर देखिए 12 के मल्टीपल पे यानी 12 से नंबर वो कटना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से भी ऑप्शन देख सकते हैं। या तो 12 का क्यूब अगर आपको पता है, 12 का क्यूब आपका 1728 होता है, बस यही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना। या ऐसा जो नंबर जो 12 से कटेगा तो 12 के मल्टीपल होने चाहिए कुल मिला के, 12 गुणे 12 12 24 36 इस तरीके से। तो 12 का मल्टीपल ही आप 12 के पावर 3 बार कर देंगे ना तो आपका 1728 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको लगाना था, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे तो 12 का भाग दीजिए इसमें 1000 में, फिर इससे आपको निकालना पड़ेगा, वो काफी लंबा हो जाता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं 28 नंबर हमसे पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये सवाल समरूप त्रिभुज पे रिलेटेड है, हमारे क्षेत्रफल भी दिया होगा और भुजाएं भी दिया होगा। देखिए सभी लोग जानते होंगे क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, है ना। साइड का स्क्वायर कहिए या भुजा स्क्वायर, ये आपका होता है क्षेत्रफल स्क्वायर, ये आप लोग जानते होंगे भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये आपका भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर संगत जब भी भुजाओं की बात कहेगा तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर देखिए भुजाओं का अनुपात 1:3 बोला है ना, यानी पहले जो भुजा आपकी छोटी दी गई है फिर बड़ी दी गई है, उसी प्रकार आपको क्षेत्रफल भी लिखना है। अगर हम छोटी भुजा लिख रहे हैं तो पहले ऊपर आपको छोटा क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा त्रिभुज का, फिर बड़ा। ये आपको याद रखना है रेशियो, तभी आपका आंसर लगेगा, नहीं गलत कर देंगे। तो देखिए हम लिखते हैं पहले क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल लिख देते हैं, या इसको ऐसा करते हैं एरिया लिखते हैं। ठीक है ना, एरिया देखो पहले का एरिया A1 स्क्वायर और दूसरे लिखते हैं एरिया, एरिया बराबर साइड स्क्वायर होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं A1 लिखते हैं और A2, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है A1 अपान A2। ठीक है ना, और यहाँ पर S1 अपान S2। ठीक है ना,
ये इसका स्क्वायर होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हो इस तरीके से, ये तो पूरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बराबर हमारा होता है साइड स्क्वायर, वही हमने रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले हम एरिया किसका लिख रहे हैं, बड़े त्रिभुज का। बड़े त्रिभुज का एरिया हमारा कितना दिया गया है, 72 दिया गया है ना। तो बड़े त्रिभुज का एरिया है 72। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, छोटा लिख लो, पहले भुजा छोटी है तो पहले लिखते हैं छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज यानी A1 मान लेते हैं एरिया इसका, और बड़े त्रिभुज को नीचे ले रहे हैं, यहाँ पर छोटा ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, छोटा ऊपर, और नीचे ले रहे हैं बड़ा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। तो बड़े वाले का हमें दिया गया है 72 है बराबर। अब देखिए छोटी वाली भुजा हमारी कितनी दी गई है, 1 और 3, इसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 अट्ठे 72, यानी A1 जो एरिया पहले वाले का होगा ना, उसका आपका आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट से आपको लगाना होगा। चलिए जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए सभी लोग जवाब देते रहिए बराबर, उससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी बेहतर होगी, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा में। वह समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल्य a√b और a-√b है, आपको बताना है। द्विघात समीकरण का सवाल है और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए 29 नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो मूल दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है ना। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण जब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा आपने, इंटर में भी है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है ना, मूलों का योगफल यहाँ पर एक्स होता है, अब प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब बराबर में क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका मेन बेसिक समीकरण होता है। तो इसी में आपको रखना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस है मूलों का योगफल इंटू एक्स है, तो इनको पहले जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2ax है ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस का 2ax। अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑप्शन नंबर आपके बी में लिखा हुआ है, पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही से हम टिक कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका आ रहा है। अब 29 नंबर का भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मूलों गुणनफल है, आप चाहें तो इसका गुणा करिए, तो फिर आपका गुणा करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, ए स्क्वायर माइनस बी आपका आ जाएगा। तो पूरा अगर आप सॉल्व करना, यहीं से आप सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका जवाब बताइए क्या होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ फादर मान लेते हैं, पिता हो गए, और पुत्र यानी यहाँ पर सन हो गए, और यहाँ पर उसकी मदर, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है एक जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की जो आयु है माँ की आयु की 3/8 है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पुत्र की आयु है अपनी माँ की आयु की अपनी माँ की आयु कितना है, 3/8 है। तो इसका मतलब ये जो आपके पुत्र की यहाँ माँ की उम्र कितनी रही होगी, माँ की उम्र कितनी रही होगी, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8, यानी उसकी माँ की अगर उम्र अगर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, उसकी माँ की अगर हम उम्र मान लेते हैं कितनी है, उसकी माँ की उम्र अगर हम मान लेते हैं 8 है, ठीक है ना, 8 है, और यहाँ पुत्र साफ साफ दिख रहा 3, यानी 3/8 का मतलब ही यही होता है, पहले नाम पुत्र का या फिर माँ का, यानी ये पुत्र का ये हो गया, माँ का ये हो गया, तो 3/8 लिख लिया। अब आगे पढ़िए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना, यानी पिता जो है ना पुत्र का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे ना तो ये 9 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है, 9 आ गया। अब प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, पिता और माँ की जो आयु का अंतर यहाँ पे हमारा तो 1 आ रहा है, और क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 4 वर्ष के बराबर है, 1 बराबर 4, तो पुत्र की पूछा गया, पुत्र तो हमारा 3 है, तो 3 यूनिट बराबर आप नहीं बता पाएंगे, 12 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू होता है। यहाँ पर आप बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसका आपको जवाब बताना है क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बताना है, स्टार्टिंग में कितनी थी। चलिए ऐसे प्रश्नों को देखिए, सबसे पहले आपको मान लेना है कि हमने जनसंख्या 100% पहले मान लिया कि शुरुआत में थी। अब हुआ क्या कि महामारी आ गई और 5% जनसंख्या चली गई, तो अब हमारे पास सेम मतलब रिमेनिंग जनसंख्या कितनी बचेगी, शेष कितनी बचेगी, आप कहेंगे 95% बचेगी। सीधी सी बात है, 5% चली गई, 95% बची है।
अब इसके बाद क्या हुआ, घबरा कर जो बची जनसंख्या है ना उसमें 8% और चले गए, है ना। तो अब इसका 8% मत निकालिए, देखो यहां पर लिखा है ना आगे, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी यानी 8% जाने के बाद कितने परसेंट बचे होंगे, 92%। यानी अब आपको क्या करना है, सीधे आपको 95 का 92% निकाल लीजिए। 95 का 92% निकालेंगे ना तो ये आपके शेष लोग आ जाएंगे, और शेष लोग क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपका, 88,274, 88,274 है ना, ये आपका दिया गया है, 88,274 आपका दिया गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना से आपको करना था। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 जीरो, अब 5 एकम 5, 5 ना 45, है ना, ये इतना आपका आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे 19 दूनी, यहाँ पर 19 है, याद रखिएगा 19 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 87, 9 दूनी 18 और 27 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 87.40%, ठीक है ना। इतना आएगा, आप कर लीजिएगा डिवाइड, इतना आपका आ जाएगा 87.4%। और यही क्वेश्चन में वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, यही वैल्यू हमारी दी गई है 88,274 के बराबर दी गई है ना, ये हमारी दी गई है। अब आपको जनसंख्या पूछा गया, सीधे आपको 100% निकाल लेना, कितना निकाल लेना, 100% निकाल लेना है। तो यहाँ पर 100% निकालेंगे तो दो जीरो इधर बढ़ेगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, सही है। और यहाँ पर 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, 100 के भी 2 जीरो बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अच्छा 2 जीरो तो इधर भी बढ़ेंगे ना, और यहाँ पर 10 ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो आपका आ जाएगा 101 और 000, यानी इसका आंसर आपका आएगा, सॉल्व कर लेंगे 101 000 आएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक निर्देश दिया गया है, नीचे दिया गया कोष्टक है, यहाँ पर सब चीजें बताई गई हैं, और यहाँ पर आपको बताना है आधिकारिक संरचना, परिवहन, विज्ञापन, टैक्स, ये सब आपका दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है 32 नंबर, है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जेटा जो इंटरएक्टिव सर्विसेज है आपकी कर और ऋण, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कर और ऋण वाला कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कर यानी टैक्स जिसको कहते हैं, तो कर और ऋण को आप जोड़ लेंगे, यानी कर और टैक्स ये है। तो 17.5 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये तो आएगा 27.5, कितना आएगा 27.5 आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 27.5 याद रखिएगा। और दूसरा क्या पूछा गया है हमारा, सिर्फ सिंपल सवाल है। और दूसरा हमारा देखिए पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आधिकारिक संरचना और परिवहन। आधिकारिक संरचना और परिवहन की अगर हम बात करते हैं, आधिकारिक संरचना और परिवहन की, तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आधिकारिक संरचना और परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक संरचना ये और परिवहन ये, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए पहले हमने किसको जोड़ा था, पहले हमारा था टैक्स और ये, तो इनको जोड़ा तो 27.5 आया था, है ना, इनका जोड़ा था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 32.5 आ जाएगा। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, दशमलव दशमलव हटा लेंगे, है ना, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 25 5 25, और यहाँ पर आएगा 5 6 30, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 11, और यहाँ पर हमारा आएगा 13, यानी 11:13 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सवाल था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपको बताना है 0.018 बार की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए बार हमारा 2 नंबर पे लगा हुआ है ना, तो पहले जिसमें बार लगा हुआ है वो पहले तो पूरा नंबर लिखना पड़ता है, तो पूरा नंबर तो आपका 18 ही है ना। तो यहाँ पर जिसमें बार नहीं लगाया हुआ है दशमलव के इधर ही देखते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई मतलब नहीं, इधर ही देखते हैं। तो दशमलव के बाद जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मान लीजिए जीरो जगह अगर एक लिखा होता, फिर हम क्या करते, 18 में से एक घटाते। यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है घटाने का, फिर भी चलो हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए 18 में 2 बार लगे हुए हैं, 2 नंबर है ना 18 इसमें लगे हुए, तो जितने नंबर में बार होता है ना उतने आपको 9 बढ़ाने होते हैं, और जितने नंबर में बार नहीं लगा होता उसमें एक जीरो आपका बढ़ता है, ये आपकी ट्रिक होती है। तो सीधे आपका आएगा 18/990। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यानी 1/55 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर हमसे पूछा गया है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना है। 34 नंबर का लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है,
और देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा आरए फिशर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन कितना था, यानी प्रारंभिक वेतन स्टार्टिंग का आपका पूछा गया है और फाइनली 2018 का वेतन दिया गया। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, देखिए सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि उसका वेतन आपका एक्स था, ठीक है ना, अब यहाँ पर प्रतिवर्ष 10% बढ़ाया गया है। जब भी बढ़ाने की बात होती है तो उसको हम 100 में से जोड़ के करते हैं। 100 में से 10 जोड़ेंगे ना तो 110% आएगा, यानी 110/100 ऐसे कर देना है। इसके बाद बोला 15% बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है, 115, यानी जितने परसेंट कहेगा उसको 100 में से जोड़ के लिखना है। अगर घटाने की बात कहेगा, कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। ये चीज़ हमने कई बार बताया है और यही वैल्यू क्वेश्चन में हमारी दी गई है। 126 और 500 बस इसके बराबर कर लेंगे। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। चलिए अब सही है ना, 500 है, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आएगा फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 दूनी 22 होता है और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आपका है 11 कम 11, फिर एक बचे 11 कम 11, 11 बचे 55 और डबल जीरो आपके फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 23 से काटेंगे ना तो 23 पंचे होता है 5, है ना, यहाँ पर 500 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये सबका गुणा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 तो होगा, 4 पंचे 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आना चाहिए, हमारे हिसाब से सी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर ही आएगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, यानी 5 जीरो है ना, 1,00,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था और कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। चलिए 36 नंबर का जवाब दीजिए। और देखिए हमने इस टाइप के प्रश्नों को कई बार कराया है कि जब भी व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, गुणनफल दिया हो, अंतर दिया गया हो, तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। गुणनफल जो देखो यहाँ पर अंतर 5 दिया गया, गुणनफल 36 दिया गया है, तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है ना। चलिए कई बार हमने कराया है, तो अंतर बटे गुणनफल लिख देना है, यानी अंतर 5 हो गया और 36, बस सीधे आपका आंसर हो जाता है। अब आप कहेंगे ये हुआ कैसे, तो चलिए इसकी थोड़ा हम कहानी आपको बता दे रहे हैं। मानिए हमने दो संख्या ले लिया x माइनस वाई, इन्हीं का अंतर क्वेश्चन में बोला है 5 है और इन्हीं का जो गुणनफल है एक्स वाई आपका 36 दिया गया। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी सवाल की लैंग्वेज बेस्ड पे। अब इन्हीं संख्या हमने x और y लिया था, है ना। अब इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/y माइनस 1/x, ये व्युत्क्रम हो गया, है ना। एक्स का उल्टा 1/x, वाई का उल्टा 1/y। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान एक्स वाई। वही चीज हमने सीधे बोला आपसे कि जब भी संख्याओं का अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो पहले संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं गुणनफल लिख दीजिएगा, सीधे आपका आंसर आ जाता है। 5/36 डी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर हमसे पूछा गया आयत चित्र प्रदर्शित करता है, ऑप्शन दिए गए असतत वर्गीकृत बारंबारता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और अवगिरीकृत बारंबारता ये भी नहीं होगा। ये वाला आपका विकल्प नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए जो भी हमारे आयत चित्र बनते हैं एक रेंज एक डिस्टेंस पे होते हैं बराबर। आप देख सकते हैं आयत चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप रेंज देख रहे हैं ना, सतत है बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 4, गैपिंग बराबर है ना, आप देख रहे हैं ना, यही होता है सतत। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन है इसके, और यहाँ पर सब कुछ आपका लिखा हुआ है। दिए गए चर का किसी निश्चित सीमा में मान की आवृत्ति को प्रायिकता वितरण को आकलित करने के लिए होता है ये, ठीक है ना। इसी को आप हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस तरीके से आपने देखा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया 38 नंबर, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए हमने बताया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल पूछता है या तो रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा या तो आपका मान लीजिए साइड दे देता है, ठीक है ना। रेडियस डायमीटर कुछ भी देता है हमेशा, ठीक है ना। वैसे साइड तो इसमें आपका स्क्वायर वगैरह में आता है, तो चाहे रेडियस दे चाहे डायमीटर दे, याद रखिएगा डायमीटर क्या होता है, परिधि होती है।
तो डायमीटर दे दे, रेडियस दे दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रफल पूछेगा ना तो इनका स्क्वायर आपको कर देना है, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 3:1 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 9:1 आएगा, सीधे आपका स्क्वायर कर देना है। और ऑप्शन नंबर 38 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए पूछा गया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम आपको ट्रिकी बताए हैं कि जब भी बेचने की बात यहां भी हो, विक्रय मूल्य यहां भी कहे, दोनों का मतलब बेचने की बात कहे। एक सवाल हमारा इसी में बनता है, कहता कि 44 पेनों का जो क्रय मूल्य है राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों होता है तो सीधे सीधे लिखते हैं कि 144 सीपी बराबर 6 एसपी, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य के केस में हमने बताया है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, हानि पूछा गया, तो सबसे पहले जो बाद में मान लिखा गया ना उसको आपको लिखना है 6, इतना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद अगर हानि पूछेगा ना तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है, बस इतना आपको रखना है। अगर लाभ पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है, ये ट्रिक होती है। तो 144 में से 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 150 आएगा, गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर तेजी से आपका आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर का राइट आंसर आपका 4% आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है आंकड़ों 7 6, यहाँ पर 7 9 इस तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है यहाँ पर कि बहुलक का माध्य कितना होगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर पहले माध्यिका निकालते हैं, तो सबसे पहले इनको हम अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आरोही लिखिए, अवरोही लिखिए, लेकिन जनरली आरोही में लिखिए छोटे से बड़ा, यानी पहले आपको लिखना पड़ेगा 6, फिर इसके बाद नंबर आपका आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर 8 हमारे 3 बार हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10। ये लिखने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर बहुलक की बात करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक होता है। अगर हमने कहा बहुलक बताइए तो आपने कहा बहुलक, तो सर जी 8 आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर माध्यिका की बात करते हैं, मेडियन की, देखिए 3 नंबर हमने यहाँ से हटाया, 3 नंबर यहाँ से हटाया, अभी भी 8 16 बचा हुआ है, अभी माध्यिका इनके बीच में होगा, यानी 8 8 16, 16 में से 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका इसका 8 आ जाएगा। यानी कुल मिला के माध्यिका और बहुलक हमने पता कर लिया है। अब हमसे माध्य पूछा गया, माध्य क्या होता है, दोनों नंबर का माध्य होता क्या, औसत होता क्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 8 8 16, 16 बटे 2 कर देंगे ना तो फिर से आपका आंसर 8 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए 41 नंबर हमसे पूछा गया है, के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल हो। 41 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो सबसे पहले अभी इसके पहले में एक समीकरण बताया था a1x b1y, है ना, वही कॉन्सेप्ट से इसको भी लगाना है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका सवाल इस टाइप का बनता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए अद्वितीय हल के लिए आपका रूल होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना, ये चीज आपको मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। ये होता है अद्वितीय हल की कंडीशन। तो a1/a2 अभी हमने चर्चा किया था, तो a1 तो आप कहेंगे a1 तो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक तो 1 हो गया, और इधर वाले में x का गुणांक 3 हो गया, बराबर नॉट इक्वल करेंगे, बराबर में नहीं होगा, और जो भी ऑप्शन हमारा होगा बराबर में, तो ये तो दो ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो आप तो कहेंगे यहाँ पर तो माइनस का के आ जाएगा, है ना, माइनस के आ जाएगा b1। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं b1 की तो माइनस के हो गया, यहाँ पर अगर बात करते हैं 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आना चाहिए -3k और नॉट इक्वल टू, तो के इक्वल टू -2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू के नॉट इक्वल -2/3 क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि 27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8 को 3x प्लस 2 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको लगाना कैसे, 3x प्लस 2 से विभाजित करना है, तो सबसे पहले यहां पर आपको 3x प्लस 2 बराबर 0 के कर लेना है, इतना आप कर लेंगे। अब हमने कहा x की वैल्यू बताइए, तो हमने कहा x की वैल्यू, ये तो बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू हमारी माइनस का 2/3 हमारा आ जाएगा, है ना। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा
तो पहले लिखना है 27 यानी x का क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर आप कहेंगे 8/27 आ जाएगा, है ना। आगे लिखेंगे 9x स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4/9 आपका आ जाएगा, है ना। आगे लिखते हैं 3 और यहाँ पर करेंगे माइनस का 2/3 आएगा और आगे हमारा माइनस का 8 लिखा हुआ है। इतना आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। 27 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, कितना सिंपल हो गया है। तो 8 - 4 यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 8। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है। 8 8 16 4 20 2 22 यानी प्लस, यहाँ पर अब समस्या यही आ रही है कि आंसर तो माइनस में आएगा ना, हाँ कोई दिक्कत थोड़ा होगा, आंसर माइनस में आएगा, सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक देखिए पाई चार्ट का सवाल आ गया है और ध्यान से देखिए, इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं कैसे आपको लगाना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा। चलो छोटा कर देते हैं ताकि चारों विकल्प आपको दिखें। देखो प्रश्न में पूरा परसेंटेज तो आपको पता ही है कि 100% होता है। पूरा कितना होता है, 100 होता है। अब डिग्री केस में 3 लिखा जाता है, ये तो सभी को पता है। पूछा किसका गया, वीवो का। ये वीवो 6% है तो हमने कहा 6 लिखो, टोटल है 100 और कितने रुपए में, 500 करोड़ है ना। बस सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों को तो आप लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, बिक्री कितने करोड़ रुपया थी, यही तो पूछा गया है। तो यहाँ पर सॉरी 5,000 है, अच्छा 5,000 है, कोई बात नहीं। 6 × 5 = 30 और यहाँ पर हमारा आएगा 6 × 5 कितना, 5,000 है क्या, अच्छा 5,000 है तो 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा ना गुणा करने का, इसका यहाँ पर पूरा काटेंगे 50 यानी 300 आएगा। हाँ ठीक ठीक 300 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का, आपका विकल्प नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है 300 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने सिंपल होते हैं। यहाँ पर देखिए 44 नंबर हमसे पूछा गया, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। ठीक है ना, इसके कई तरीके हैं लगाने के, इसको बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि पहले 4 प्रेक्षण है आपके, है ना। 4 प्रेक्षणों का 17.5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, हमने कहा आप गुणा करिए तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा, कोई बात नहीं टोटल। अब इसी में से एक नया प्रेक्षण जोड़ दिया गया है, 20 जोड़ दिया गया 5 में, टोटल 90 हो गया। अब 90 के डिस्ट्रीब्यूट 5 लोगों में कर देंगे तो आप कहेंगे तो 18 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पूछा गया 16.5% लाभ समेत एक वस्तु पर बिक्री मूल्य 466 रुपए था, यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता, ये आपको जवाब बताना है क्या होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 16.5%, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। ये तो लाभ दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकाल लें और फिर देखेंगे 330 में बेचने से कितने प्रतिशत का हमें नुकसान हो रहा है। तो अब समस्या ये आ रही कि 16.5% इसको 100 में जोड़ने में थोड़ा दशमलव में पहुंचता है। तो सबसे पहले 16.5% की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे दशमलव हटा के ऐसे कर लीजिए, 5 दूनी 10 और ये ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 5 त्रिका 15 और यहाँ पर आएगा फिर एक 5 त्रिका 15, सही है ना। देखते रहिएगा, कहीं गलत हो तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 33/200, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 33/200 आगे, लाभ की बात कर रहा है, इसको जोड़ देंगे यानी आप ये चीज़ जानते होंगे 233/200 लिख देंगे, बस इतना आप कर लेना है। ये आपका होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो जाता है और ये आपका एसपी हो जाता है जोड़ने के बाद लाभ, है ना। अब यही 233 बराबर क्वेश्चन में 466 के बराबर दिया है। आप कहेंगे तो दुगना है, तो हमने भी कहा इसका दुगना कर दीजिए। तो आपने कहा सीपी हमको पता चल गया 400 है। 400 की चीज को दोस्तों 330 में बेचेंगे, 100% आपका 70 रुपए का नुकसान होगा और बटे में आपका आएगा 400 सीपी इंटू 100% में पूछा गया, 0 0 काटेंगे और 70/4 कर देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 यानी 4 × 5 = 20, 17.5 होगा। 17.5% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछा गया है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने परसेंट छात्र जिनको प्राप्ति नहीं होती। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, बहुत ही तेजी। देखिए सबसे पहले लड़के और लड़कियां दिया है तो एक तरफ लिखते हैं बॉयज, एक तरफ लिखते हैं गर्ल्स, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब बॉयज की अगर हम बात करते हैं अनुपात है ना, तो यहाँ पर आगे 2 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्या हमें दिक्कत है।
हमने मान लिया कि बॉय 200 हैं और गर्ल्स जो हैं 200 हैं, बॉय 300 में, आगे हमने सिर्फ 2 ही जीरो तो बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो हमें पूछा गया कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो 20% लड़कों को मिली, इसका मतलब 80% छात्रों को नहीं मिली। तो 300 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 का 80% तो 100 3 का 3 यानी 240 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 8 का 24 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 80% 240 हो गया। अब 200 का निकालेंगे, 25% को मिली है तो 75 को नहीं मिली, तो यहाँ पर करेंगे तो 200 का 75/100 यानी 75 दूनी 150, यानी यहाँ पर 150 हो जाएगा। ऐसी छात्रा है जिनको नहीं मिला, ऐसे लड़के हैं जिनको नहीं मिला। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल सबको जोड़ लो, तो आप कहेंगे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें बात की बात नहीं है। 0 आएगा, 5 4 9 आएगा और 2 यानी 390 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। टोटल अगर हमारी बात करते हैं, टोटल हमारे 500 थे। परसेंटेज में पूछा गया, आप कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने भी क्या कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 7 35, 5 8 40 यानी 78% इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है, ए बी स्क्वायर सी इस तरीके से लिखा गया है और एलसीएम पूछा गया है ना। ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए है, सबसे बड़ा नंबर को आपको पकड़िए, ए क्यूब लिख लीजिए, है ना, हो गया, ये काम खत्म। अब बात करते हैं बी स्क्वायर, बी और बी सबसे बड़ा, एलसीएम में बड़ा नंबर लेते हैं, पावर जिसकी सबसे बड़ी होती है, और एचसीएफ में सबसे छोटा पावर, ये चीज हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी का क्यूब, हमने कहा ए क्यूब बी क्यूब, तो ये भाई साहब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपने कहा बिल्कुल सर ये नहीं होंगे, ये तो सी होगा या तो डी होगा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सी स्क्वायर ही सबसे बड़ी पावर है दोनों में से, तो बस ऑप्शन नंबर इसका लॉक कर देंगे, सी नंबर, यानी 47 का आपका राइट आंसर, आपका सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं 48 नंबर, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में अगर एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखो ऐसे प्रश्नों को आप देखिए ना, एक शेष बचता है तो पहले 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 420, ये आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता तो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, 4 5 6 और 7, इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कॉमन है 2 दूनी 4 2 3 का 6, बस हो गया। 3 5 15, 15 चौको 60, 60 गुणे 7 कर देंगे तो 420 आपका आ गया। अब यहाँ पर एक शेष बचता है, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर जो होगा 421 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए 49 नंबर हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, समांतर चतुर्भुज है ये आपका, ठीक है ना। ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर बेस होता है, और अगर इसकी हाइट की बात करते हैं ना, तो आप हाइट इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ये आपकी हाइट हो गई। लेकिन यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कई बार पेपर में यही पूछ लिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इसका जो आधार है इसकी ऊंचाई से दुगुना है, यानी आधार जो है ऊंचाई से दुगुना है, तो यानी यहाँ पर आधार ऊंचाई दुगुना है, यानी यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है, बराबर एरिया क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 392, इसी के बराबर कर देंगे, 2 से इसको काट लेंगे। आप कहेंगे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, यानी एच स्क्वायर बराबर 196, तो एच बराबर 14 मीटर ऊंचाई पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, ये 50 प्रश्नों की सीरीज थी, और सॉरी 25 प्रश्नों की सीरीज थी, आपके 26 नंबर से प्रश्न आपके स्टार्ट हुए थे। यहां पर देखिए 2 त्रिभुज समरूप हैं, एबीसी डी एफ, और पूछा गया बीसी बराबर 4 ई एफ बराबर 7, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो पूछा गया है डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले आप सीक्वेंस देखिए, एबीसी पहले, बाद में डीएफ है, तो एबीसी की मान लीजिए भुजा आपकी ये होगी, तो डीएफ की ये होगी, है ना। चलिए ये बिल्कुल याद रखना है। और एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 44, तो डीएफ का पूछा गया है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, सभी को पता है, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल डीईएफ का, है ना, ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब पहले वाले का देखिए यहाँ पर जो भुजा है बीसी लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे बीसी का, तो 4 चौको 16 आएगा, इसका करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा, है ना। चलिए 49 आ गया। लेकिन प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है एबीसी का दिया गया था, यानी इसकी जगह हम 144 को आपका लिख सकते हैं, तो 16 नहीं है 144 आएगा, और 9 गुणे 49 कर देंगे, 9 नहीं है 81, 9 चौको 36, 36 और 8 आप कहते हैं कि 44 होगा, हमने कहा ठीक है।
तो बस ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। राइट आंसर आपका 441 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। का मान क्या होगा, जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने करवाया था इसके पहले वाले वीडियो पे, हमने बताया था कि जब भी कोई हल नहीं होता है इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर a1 क्या होता है, a1 आपका x का गुणांक होता है, a2 क्या होता है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक होगा। अब b1 क्या होता है, पहले वाले समीकरण में b1 यानी y का गुणांक होता है और दूसरे वाले में ये वाला। तो बस आप इसी को रख लीजिए। तो पहले वाले में समीकरण में x का गुणांक 16 है और दूसरे वाले में x की अगर हम बात करते हैं तो 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर b1 की बात करते हैं तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 12, और यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में y गुणांक के दिया गया है, बस इसको आपको सॉल्व में कर लेना है। 4 चौको 16, 4 त्रिका 12, 4 एकम 4, 4 त्रिका 12, यानी के बराबर -9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 27 नंबर का आंसर क्या होगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 15, 25, 40 और 75 का निकालेंगे एलसीएम, है ना। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 5 त्रिका 15, 5 25, 5 त्रिका 15, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 15, एकम 15, 15 पन्ने 75, यहाँ से काटेंगे तो इसमें से आपका जो है ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना, यही बचा 8 5 40, 40 गुणे 15 कर देंगे तो एलसीएम दोस्तों आपका 600 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 600 आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो कन्फर्म है कि 600 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 600 का अगर हम 16 गुना कर दें, 16 छक्का 96, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट कर देना है। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको 600 का भाग करिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, भाग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से करेंगे, इसका जो मान लीजिए जो रिमाइंडर आपका आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, इसके बाद रिमाइंडर आएगा, फिर इस संख्या में से आप घटा देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 9600। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधे इसका आप गुना कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके हैं। शेषफल इसका कितना आएगा, शेषफल इसका 399 आएगा। अब यही 9 पूरा भाग दे लीजिएगा, अब घटाएंगे तो फिर यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 9600 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पूछा गया है प्रश्न, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से। लिखा हुआ है एक कमरा 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है, 3.5 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कमरा, अगर हम बात करते हैं कमरा इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये कमरा है और यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई पहले 15 थी, लेकिन यहाँ पर जगह छोड़ के बोला गया, अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 12 फीट है, लेकिन यहाँ पर जगह छोड़ी गई है इस तरीके से ऐसे मैट बिछाना है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए 1.5 छोड़ी गई, यहाँ पर भी 1.5 है ना, 1.5 फीट यहाँ पर भी, यहाँ भी चारों तरफ छोटा गया। तो अब देखिए यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, तो 1/डेढ़ कितना होता है 3, यानी ये लंबाई हमारी कितनी बचेगी, ये तो आप कहेंगे 12 बचेगी, सीधी सी बात है 12 बचेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 फीट बचेगी, चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई तो टोटल 12 है, तो यहाँ पर भी डेढ़ डेढ़ 3 कम हो जाएगा ना, तो 9 बचेगा, यानी 12 और 9 बचेगा, यानी 12 फीट जो होगी लंबाई बचेगी और चौड़ाई बचेगी। अब मैट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 9 करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 108, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर रुपया दिया है कि 3 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग फीट की दर से है, तो अब इसी में आपको क्या करना है, 3 रुपया जो 50 पैसा दिया है गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 378। 378 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, अल्फा और बीटा एक समीकरण द्विघात समीकरण का सवाल है, आपके सिलेबस में है, लेटेस्ट पैटर्न का जो सिलेबस आया हुआ है। तो देखिए द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। तो अगर हम कहें द्विघात समीकरण में, आपने वैसे तो द्विघात समीकरण आपका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस का b अपान ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान ए होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगा देना है, बस ज्यादा दिमाग थोड़ा लगाना है। तो मूलों का योगफल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी अपान ही होगा, तो -5, यहाँ तो ए की वैल्यू तो 1 ही है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 5, है ना, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो सी अपान ही होता है 6 आ जाएगा, इतना आपने कर लिया। अब प्रश्न में ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, ये आपका पूछा गया ये, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। ये लिखने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और बटे में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ये इंटू वाला जो ऐड होगा, नीचे वाला नंबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो आएगा ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो कैंसिल ही हो गया है ना। अब बचा क्या हमारा, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बचा है। अल्फा बीटा हमको पता है, अल्फा बीटा हमने निकाला है 6, 6 के स्क्वायर कर देंगे 36, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, 2 वर्षों के बाद हमारी आयु कितनी होगी। तो देखिए मेरी आयु अगर हम बात करते हैं, अगर मेरी आयु और यहाँ पर उसका बेटा है, मान लीजिए बेटा है, ठीक है ना, बेटा है, तो इससे 5 गुना अधिक है, इसका मतलब अगर ये 1 का है तो ये 5 का हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है 6 वर्षों के बाद क्या हो रहा है, अब इसका ये 3 गुना होगा। क्या इन दोनों का अंतर बराबर है, नहीं है, 3 में 1 गया अंतर 2, इसमें अंतर गया, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना, बराबर नहीं है, तो 5 में 1 घटाएंगे 4 यानी 4। अब आप क्या करना, ये 2 आया ना तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ये आप जानते होंगे, और जो 4 आया है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसके अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। तो यहाँ पर करेंगे 2 का ना तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 आएगा, और यहाँ पर अगर हम 4 से करते हैं 4 त्रिका 12, 4 का, अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का यहाँ, यानी 2 बराबर कितना है क्वेश्चन में, ये 6 के, तो 1 बराबर आपका आ गया 3, यानी ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 6। प्रश्न में क्या पूछा गया है, 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 30 2 32, 32 और 6 2 जोड़ेंगे 38, यानी 32 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। कि सवाल लगाने कई तरीके, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी होता है, उससे भी आपका लग जाता है। यहाँ पर बताइए, मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, सभी लोग देखिए जवाब देते रहिए। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है, चलिए जवाब दीजिए। 31 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसकी आय हमको नहीं पता है, हमने मान लिया उसकी आय कितनी, मान लेते हैं, हमने मान लिया उसकी आय 100 रुपया है, ठीक है ना। अब आय का क्या है कि 25% खर्च किया, यानी आय का उसने क्या किया, 25% आपका ये क्या किया, खर्च कर दिया, है ना। 25% आपका क्या किया, खर्च कर दिया, 25% आय का 25% खर्च कर देता है। उसके बाद उसके वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 100 तो पहले था ही, अब उसका वेतन दोस्तों 100 प्लस 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है उसकी खर्च 20% घट जाता है, यानी 20%, बस इतना आपको लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, और यहाँ पर 5 को 20, 5 25, यानी आपका आएगा 5x बराबर 4x प्लस 4000, है ना, 4 गुणा कर देंगे दोनों में, और यहाँ पर x बराबर आपका आ गया 4000। बहुत सिंपल सवाल था, आय पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्या पूछा गया है, एक तालिका दी गई है, 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। आपको बताना है 2016 से लेकर 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने % की वृद्धि हुई है। आपको 32 नंबर का आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 16 और 17 दिया गया है, तो हमें 16 और 17 पे ध्यान देना है। 110 से दोस्तों 150 हो गया है, आप कहेंगे 40 की वृद्धि हुई है, बटे में आएगा 110, जो प्रारंभिक मान को पहले लिखते हैं बटे में। अब आप कहेंगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काटेंगे, 400/11 का मतलब होता है 36.36%, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे प्रश्न कहे वैसे करिएगा, आपके सवाल गलत कभी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर है, फ्रैक्शन का सवाल है, भिन्न का। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाता है, हमने मान लिया भिन्न भैया x और y है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x y है ना, अब इसको सॉल्व नहीं करना, जो सॉल्व करेंगे ना वो एक समझ लीजिए कि बिल्कुल लेंदी सवाल बना देंगे, सॉल्व करना ही नहीं है आपको। देखिए बहुत जल्दी सवाल लगेगा। हमने भिन्न को मान लिया x/y है, अब जैसे प्रश्न बोले वैसे करिए। भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा गया है, तो यानी x/y तो भिन्न माना ही है, इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो। जोड़ने के बाद उसका मान 10/11 हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 4 घटा दिया जाता है, अगर दोनों में से 4 घटा देते हैं तब कितना मान हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब भिन्न का मतलब पूछा गया है, तो इसका मतलब x ऊपर वाला मान होगा, नीचे वाला y होगा। अब ऑप्शन देख लो, पहला वाला ले लो, यहाँ रखोगे 7, क्या बात है, संयोग से देखो पहले ही सेट हो गया है। यहाँ x ऊपर वाला हमेशा x होगा, भिन्न में नीचे वाला y होगा, तो 7 3 10 होता है कि नहीं होता है, 8 3 11 होता है कि नहीं होता है, हैं? हो गया। हाँ, और दूसरा विकल्प देखो रख के 6 3 9 आएगा ही नहीं,
इसको देखो 3 3 6 आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर दूसरे वाले में चेक कर लो भैया, 7 में 4 घटाओगे ना 3 आएगा, 8 में 4 घटाओगे, देखो बिल्कुल। अब देखिए बिना लगाए सवाल लग गया, तो ऐसे सवाल में इक्वेशन इक्वेशन जो बनाएंगे ना वो तो फालतू वाला काम है, इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया गया है, चलो इसको बताइए। चलो प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा गया है, लिखा गया है, चलो अब ध्यान से देखिए प्रश्न को बताइए। लिखा हुआ है ग्राफ है, अनाज की उपज को दर्शाया गया है 1984 से 1985 में उपज का परसेंटेज आपको बताना है। 84 और 85 के बीच में आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा। 34 नंबर का देखते हैं जवाब, पहले किसका आता है, जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए हजारों में है, ये टनों की जो बात हो रही है, हजारों में बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो इसके बीच में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताइए। 10 और 20 के बीच में 15 होता है, यानी यहाँ पर आपका 1984 वाला आपका हो जाएगा 15,000 टन, 15,000 टन आपका हो जाएगा ये वाला 84 का। अब बात आती है 1985 की, 1985 का सीधे सीधे बोला है 30,000 है, 30,000 दोस्तों टन यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा हजारों का कोई मतलब ही नहीं, आप सीधे 15 30 समझिए, क्या दिक्कत है। बोला वृद्धि 15 से भाई 30 हो गया है, तो आप कहेंगे 15 की वृद्धि हुई है, बटे में आएगा 15 गुणे 100, इतना तो आप कर ही लेंगे, यानी 100% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी बोला है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 100% हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, 35 नंबर देखिए पूछा गया है, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम है। यहाँ पर बोला गया है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न बोले वैसे आप करते रहिए, आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए और सी, इतना कर लिया। बोला है ए बी के 20 से 100% 20% अधिक, अगर इसके पास 100 रुपया है तो 20% अधिक यानी इसके पास 120 हो गया। अब सी जो है 20 से 20% कम है, यानी 80 हो गया। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, आपने रेशियो बना लिया। अब आप बताइए ए जो है सी से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये तो 4 से 6 यानी 2 अधिक है, 2 अधिक है, बटे में लिखेंगे 4, परसेंटेज में पूछा गया है, 4 दूनी 8, देखो कितना सिंपल सवाल है, 50% हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया जेड का मान बताइए यदि संख्या 417 जेड 8 9 से विभाज्य है। 36 नंबर का जवाब दीजिए, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर पहले सबको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20 होता है। 20 में से दोस्तों कितना जोड़ दें कि आपका कट जाएगा, तो आप कहेंगे 20 में से 7 जोड़ दीजिए, 20 7 27 होता है, और 9 से हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है, यदि किसी बंटन का माध्य 20 है, बहुलक 18 है, तो चलिए माध्यिका बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, रट्टा मान लीजिए, कई बार पेपर में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य, यानी 2 गुणे माध्य यानी 2 माध्य लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुलक 18 दिया है, अब माध्यिका पूछा है, माध्यिका क्या पूछा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूछने दीजिए। और यहाँ पर 2 गुणे माध्य यानी दूनी 40, इसको भाई इधर ले आओ, 40 और 18 जोड़ेंगे 58, 3 को भाग कर देंगे, और यहाँ पर आपका माध्यिका प्यार से निकल आएगा, है ना, आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देंगे तो आप कहेंगे ये तो भाग देने पे 19.33 आएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, फार्मूले बेस्ड सवाल था। यहाँ पर पढ़ते हैं 38 नंबर, लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि समझते हैं ना, ये वृत्त है, ये परिधि होती है। अब वृत्त की परिधि सभी को पता है 2 पाई आर होती है, यही क्वेश्चन में दिया है 2 पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर आपका आ जाएगा 3/2 पाई, इतना तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न में बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई लिखेंगे, आर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 2 दूनी 4, पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 9/4 पाई कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 9/4 पाई ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाता है और लाभ को लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। 39 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, विक्रय मूल्य दुगुना कर देते हैं, लाभ 3 गुना, तो वैसे आप रट्टा मान लीजिए, अगर मारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर हमेशा 100% आता है ना, ये रट्टा अगर मारे होंगे तो 100% लगा देंगे। अगर विक्रय मूल्य दुगुना का, ये कई बार सवाल आया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। चलिए कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको सीपी मान लेना है एक्स, मतलब क्रय मूल्य होता है, और हमने प्रॉफिट मान लिया वाई है। अब अगर हमने कहा विक्रय मूल्य बताइए, तो आपने कहा एसपी निकालना है, तो आप कहेंगे एसपी तो दोनों जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई।
इतना आप कर लेंगे एसपी विक्रय मूल्य। अब बोला है कि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया गया, यानी इसको दुगना कर दिया गया, तो ये दुगना करेंगे तो 2 लगा देंगे ऐसे, एक्स प्लस वाई, ये विक्रय मूल्य दुगना कर दिया गया। और लाभ 3 गुना, तो लाभ होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो वही रहेगा, एक्स ही रहेगा। अब लाभ 3 गुना हो गया है, यानी लाभ जो आपका वाई था ना, ये 3 वाई के बराबर हो गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 2y माइनस का x बराबर 3y, तो ये इधर आएगा x बराबर, ये इधर चला जाएगा x बराबर y। आप देख रहे हैं ना x बराबर y, इसका मतलब जो आपका ये आपका जो है क्रय मूल्य है, ये भी आपका y है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 100% हमें क्या होगा, पूरा पूरा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिंपल प्रश्न था। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है आंकड़े आंकड़े दिए गए, बहुलक पूछा गया है। बहुलक में हमने कितनी बार बताया है कि बहुलक में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है ना, बहुलक वही आंसर हो जाता है। तो मोड यानी बहुलक, बताइए क्या होगा, मोड को ही बहुलक कहते हैं। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा, देखो ध्यान दीजिएगा 38 यहाँ पर 2 बार आया है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका आंसर होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 41 नंबर 15y³ यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। इस टाइप का भी सवाल हमने एक कल की वीडियो पे करवाया था। 41 नंबर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको करेंगे 3y बराबर कितना लिखेंगे, बराबर 0 के करेंगे, तो 3y बराबर आपका आएगा 6y बराबर आपका आ जाएगा 2। यही y की वैल्यू इस समीकरण में आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा 15 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, माइनस 30 गुणे 2 दूनी 4 होता है, प्लस 12 गुणे होता है 2 और माइनस का होता है 12। इतना आप कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर आएगा 15 × 120 होता है, माइनस का 120 होता है, और 12 दूनी 24 होता है, माइनस का 12 होता है। ध्यान से देखिएगा कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 24 में से 12 घटाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल हमारा पाई चार्ट का आ गया है, चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले पाई चार्ट को आप अच्छे से देखिए और फिर आंसर बताने की कोशिश करिए। पाई चार्ट को थोड़ा जूम कर देते हैं। 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है, ये आपका सब दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन शायद नीचे लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए फिर लगाते हैं। लिखा हुआ है 2015 में कपड़े का जो कुल उत्पादन 1,50,000 रुपया, 1,000 रुपया कह रहे 1,50,000 टन है ना। और 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है ना। बस देखो सैटिन का पूछा गया है और टोटल हमें दिया गया है। अब हमें कुल मिला के फोकस ये करना है कि यहाँ पर 2015 में सैटिन का कुल उत्पादन पहले पूछ लेते हैं। तो कुल उत्पादन देखते हैं कितना है। तो हाँ मिल गया सैटिन मिल गया, पकड़े मिल गया, 5% है, कितना है 5% है। तो 5% यानी 5 लिखेंगे, और टोटल हमने बताया ना 100% होता है, ये बट्टे में लिख लेंगे। और टोटल अभी कितना बताया था, 1,50,000 था ना, 1,50,000 था। अब क्वेश्चन को बार बार आगे पीछे करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, इतना तो आप समझ लीजिएगा 0। अब इसे गुणा कर लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना 7500, कितना आ जाएगा 7500। 7500 क्या विकल्प में ऑप्शन था क्या, देखिए था, अरे बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 नंबर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछा गया है। ये आपका पूरा नंबर दिया गया है और पूछा गया है माध्यक बताइए। माध्यक होता क्या है, माध्यक का मतलब होता है मीडियन, माध्यिका, माध्यक का मतलब माध्यिका। अब माध्यक का मतलब माध्य मत समझ लीजिएगा, जो बोलो माध्य, ये माध्य अलग होता है, ये माध्यक का मतलब माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनको आप एक सीक्वेंस में लिखिए, क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले आपका छोटा नंबर आएगा 5, फिर 12, फिर आपका आएगा 32, ये आप लिख लीजिएगा, 32 के बाद 34, 34 के बाद 51, 51 के बाद 57, फिर 57, फिर 62, है ना, फिर 62, फिर से 62, फिर से 67, फिर से 92, फिर से 93, इतना आपका लेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नंबर इधर से हटा रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर से, अब बचे 2 ये, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 57 57 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 57 ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर हमसे पूछा गया है, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 के बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सबसे पहले हम कभी भी मार्केट में जाते हैं ना, तो पहले उसका रेट पता करते हैं, मूल्य, है ना, तभी हम सामान खरीदते हैं। तो सबसे पहले सवाल को लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको रुपए लिखना है और फिर आपको मूल्य लिखना है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहले 1 रुपया है, 5 पेन है ना, रुपया है और पेनों की संख्या कितनी है, रुपए, और यहाँ पर लिखिए वस्तु, वस्तु लिखिए, वस्तु, ठीक है ना। रुपए यानी मूल्य, मूल्य कह सकते हैं, मूल्य और वस्तु ऐसे लिखिए। पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे वस्तु, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। तो पहले 1 रुपया मूल्य है, कितनी वस्तुएं हैं 5, दूसरी कंडीशन में 1 है और यहाँ पर 4, इतना लिख लेंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
4 एकम 4, अब 5 एकम 5, बस। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ पर हमेशा जो इधर वाली वैल्यू होती है ना वो हमेशा CP आता है, इधर वाला SP आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ना CP आएगा, राइट साइड में SP आएगा, यानी 4 वाली चीज को अगर आप 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में आएगा 4, परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर देंगे, और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 45 नंबर में, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे? 45 नंबर को आपको जवाब देना है। हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास छात्रों की संख्या 100% थी। अब सफल छात्र दिए हैं 96%, यानी फेल कितने हुए होंगे, असफल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे असफल, तो असफल तो आपके 4% रहे होंगे, है ना। और यही क्वेश्चन में 4% की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है 50 के बराबर दिया गया है, 4% बराबर इतना। तो प्रश्न में पूछा गया टोटल छात्र कितने थे, 100% पूछा गया है। क्या नहीं निकाल पाएंगे बताइए? 50/4 गुणे 100 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 125 जीरो यानी 1250, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है वह छोटी छोटी संख्या बताइए। तो 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो 46 नंबर देखिए, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आएगा, और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हर बार 3 शेषफल बचता है, इसी में 3 जोड़ दीजिएगा, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 63 इस विकल्प का क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो जाए। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो कि संख्या में जोड़ने पर, है ना, इतने से विभाजित हो, तो सबसे पहले जो भी संख्या बोले ना इससे, तो उनको पहले एलसीएम निकालिए। 6, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 60। 60 आ गया ना। तो अब 60 का भाग ऐसा करिए, 60 का भाग 1456 में आप दे दीजिए। देंगे तो कितनी बार जाएगा? सबसे पहले ये 2 बार जाएगा, 120 आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 56। अब ये हमारा जाएगा 4 बार, है ना, 4 बार जाएगा। इतना आप कर लेंगे, 6 आएगा 1। अब बोला है कि इसमें कौन संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए जोड़ने की बात हो रही है, 1456 में जोड़ना है, इससे ऊपर ही जोड़ना है। तो ऐसा करना है, 60 और यहाँ पर जो ये भाजक था, ये शेषफल, इसका अंतर ले लीजिए। 60 और 16 का अंतर आपका 44 आएगा, यही इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पर अगर आप जोड़ देंगे तो बोला नहीं है, हाँ तो 14, 56, 44, हाँ 47 नंबर का सी सही तो है, सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी होगा। जो इसका डिफरेंस आएगा ना वही आप जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा? 6, 4, 5, 7 क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए जोड़ने पर ये आपका जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं ये 60 का मल्टीपल पे आ जाएगा, है ना, बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 48 नंबर हमसे पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर लंबा है, लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है 2 सेंटीमीटर लंबा है, लंब से, और लंब जो है आधार से, लंब जो है आधार से, आधार हमने x माना है, तो ये लंबा है लंब आधार से यानी x+2, और इससे कर्ण 2 सेंटीमीटर लंबा है यानी इससे 2 फिर लंबा हो जाएगा तो यानी x+4, ये आप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आधार की लंबाई पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाना नहीं है, ऑप्शन से लगाना है, ऐसे वालों को ऑप्शन से ही लगाते हैं। चलो पहला वाला 6 ले लो, यहाँ अगर 6 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 6, 4, 10। क्या 6, 8, 10 से कोई ट्रिपलेट बनती है? पाइथागोरस की बिल्कुल बनती है। बस यही आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप पाइथागोरस देखिए, ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, 6, 8, 10, है ना, ये सब आपको याद होगा, 7, 40, 41, ये सब याद होगा ना, तभी आप कर पाएंगे। तो इस बस यहीं पर, अब ऐसे भी देखिए 10 के स्क्वायर 100, 8 के 64, 36, 64, 36, 100 आ गया ना बराबर। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन से लगाइएगा, जल्दी आपका लग जाएगा। यहाँ पर पूछा गया एक समभुज यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, और समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी हाइट का फार्मूला होता है a√3/2, ये होता है, डायरेक्ट रट्टा मान लीजिए। भुजा में दिया गया है 6√3, और इसी में √3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 × 18/2 यानी 9। देखिए 9 किसका आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब है 49 नंबर का, राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 नंबर का 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, और यहाँ पर देखिए 25 प्रश्नों की सीरीज थी हमारे पास। यहाँ पर आपको बताना है 5a² + 15a - 6b, इसको आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छा सवाल है,
कैसे लगाएंगे? सबसे पहले देखिए, ऐसा करते हैं, इसको हम इसके साथ ले आते हैं, यानी ये 5a² लिख लेते हैं, माइनस का 2ab इधर ले आते हैं, अब प्लस का जो 15a है इसको ऐसे लिखते हैं, अब माइनस का 6b। अब इन दोनों में कॉमन बताइए क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन की बात करते हैं तो a कॉमन हो जाएगा, 5a माइनस का 2b आएगा। यहाँ पर अगर हम कहेंगे कॉमन क्या है तो आप कहेंगे 3 कॉमन होगा, और यहाँ पर आएगा 5a माइनस 2b। अब 5a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, और a प्लस 3 कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? राइट। इसको देखिए अरेंज करना था और कुछ नहीं था, बस आपका आंसर लग गया। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट करके बताएं।